तो हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। चलिए दोस्त, नई सुबह, नई उमंग, नए जोश के साथ अपने बैच को स्टार्ट करते हैं, है ना। तो इससे पहले हम आप लोगों से पूछना चाहते हैं, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे आशा करते हैं, है ना। तो जो लोग चैनल पे जुड़ रहे हैं या नए लोग हमारे चैनल को देख रहे हैं, वो क्या करेंगे? लाइक करेंगे, शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करेंगे, ठीक है। तो हम लोग जिस पॉइंट पे अपने कॉन्स्टिट्यूशन को लेकर के चल रहे थे, उसी पर हम लोग बात करते हैं। और हम लोग ने कल राष्ट्रपति के बारे में स्टार्ट किया था। राष्ट्रपति क्या होता है, कैसे काम करता है, क्या नहीं होता है, कहाँ से इसके पद को लिया गया है, इसके वेतन कितना दिया जाता है, क्या इसका क्या है, सारी की सारी हमने बातें कल की थी इसको लेकर, है ना। तो आज हम लोग आर्टिकल के बारे में पढ़ेंगे, है ना। कहने का मतलब है कल भी हमने स्टार्ट कर दिए थे, हालांकि आर्टिकल जहाँ तक के 52 भी हो गया था और 53 भी हो गया था, मतलब 2 आर्टिकल हमने कर लिए थे और 153 के बारे में बताया था, ठीक है। चलिए, तो हम लोग बिना देरी किए हुए स्टार्ट करते टॉपिक को। तो टॉपिक हमें क्या मिलता था? राष्ट्रपति या कह सकते हैं प्रेसिडेंट, ठीक। राष्ट्रपति क्या होता है उसके बारे में समझे, इसके बाद में हम कुछ आगे चर्चा करेंगे। कहने का मतलब ये है दोस्त कि जो राष्ट्रपति होता है वो आर्टिकल 52 से लेकर के 62 तक इसका उल्लेख मिलता है। राष्ट्रपति का पद आपका जो है वो अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक है। लेकिन राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से है, लेकिन राष्ट्रपति के चुनने की प्रक्रिया या निर्वाचन की प्रक्रिया हमने ब्रिटेन के संविधान से ली है। इतना याद रखना मित्र, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है आप लोगों से, और गलत कर देते कि अमेरिका लगा देते, कहीं ब्रिटेन लगा देते। राष्ट्रपति का पद ब्रिटेन से है, अमेरिका से है, और राष्ट्रपति के पद के निर्वाचन की प्रक्रिया या कह सकते हैं निर्वाचन मंडल, है ना, मतलब वोट कैसे डाले जाएंगे, निर्वाचन मंडल की बात करते हैं, तो ये जो है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई, ठीक है, याद रखना। अब देखें, हम लोग बात करते हैं राष्ट्रपति के बारे में। हम लोगों ने बहुत सारी चर्चा कर ली थी, लेकिन एक आध दो पॉइंट और करते हैं। जैसे आपसे कहा जाता है कि राष्ट्रपति जो होता है वो संघ की कार्यपालिका की शक्ति का प्रधान होता है, लेकिन याद रखें ये नाम मात्र की शक्ति का प्रधान होता है। नाम मात्र की शक्ति का प्रधान होता है, नाम मात्र की शक्ति का प्रधान होता है कौन? राष्ट्रपति। लेकिन वास्तविक शक्ति संघ की जो है ना, वास्तविक शक्ति की बात करें हम, वास्तविक शक्ति की बात करें अगर संघ की, तो किसके पास निहित है? तो आपको बताना है कि प्रधानमंत्री के पास निहित है, ठीक। मतलब नामात्र की शक्ति राष्ट्रपति के पास उपस्थित है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। लेकिन वास्तविक शक्ति कौन रखता है? तो प्रधानमंत्री रखता है, ठीक है। इसके बारे में हमने हो सकता है कल भी बताया हो, अगर नहीं बताया हो तो नोट करें इसको। लेकिन अगला पॉइंट ये लिखता है कि देखिए भाई, जो भी सरकार के अधिकांश कार्य कह सकते हैं कामकाज होते हैं, सरकार के अधिकांश कामकाज राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। किसके नाम से? राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं, ठीक, से ही किए जाते हैं। कहने का मतलब ये है कि जो भी काम, हालांकि प्रधानमंत्री काम करेगा, लेकिन उस पे नाम किसका होगा कि राष्ट्रपति जी ने यह काम किया है। बात समझ गए? अगर अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते होते हैं किसी भी देश के साथ, तो वहां पर राष्ट्रपति जी का नाम होता है हस्ताक्षर के रूप में। प्रधानमंत्री जी खूब विदेशों में यात्रा करें, किसी भी देश के साथ में समझौता करें, लेकिन वहां पर राष्ट्रपति जी का हस्ताक्षर होते हैं उस समझौते पर। तो क्या है? नाम मात्र का तो है ही प्रधान राष्ट्रपति, लेकिन वास्तविक शक्ति प्रधानमंत्री के पास। समझ में बात? ये पॉइंट रखना है तो कि अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते, अंतरराष्ट्रीय संधि व समझौते
राष्ट्रपति के नाम से किया जाता है। क्या है? राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं, के नाम से किए जाते हैं, किए जाते हैं। ठीक, ये सारे पॉइंट आपको याद रखने हैं। समझ में आई बात? तो इतना पॉइंट नोट करें, फिर आगे चलते हैं हम लोग, है ना। आर्टिकल को पढ़ेंगे 52, 53, 54, 55 में क्या है, क्या क्या अच्छी चीज़ें हैं। देखिए, हम लोगों ने आर्टिकल 52 भी पढ़ लिया था, जिसमें लिखा था राष्ट्रपति, भारत का एक राष्ट्रपति होगा 52 में। 53 में पढ़ लिया था कि संघ की कार्यपालिका की शक्ति किस में निहित होगी, राष्ट्रपति में निहित होगी। अब हम लोग बात करने वाले हैं आर्टिकल जो आपका होगा 54, मतलब 54 आर्टिकल के बारे में बात करने वाले हैं। देखिए ज़रा, हम आर्टिकल 54 की बात करते हैं, अनुच्छेद 54 की बात करते हैं तो क्या है, जबकि 154 में क्या बताया था हमने कि राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। ये बात हमने बता दी थी 53 के साथ में, क्योंकि संघ की कार्यपालिका की शक्ति राष्ट्रपति में निहित होती है और राज्य की कार्यपालिका की शक्ति राज्यपाल में निहित होती है, लेकिन किस आर्टिकल में? 153 में निहित होती है। ठीक, अब चले 54 की ओर। आर्टिकल 54 में क्या कहा गया, देखें, इसमें यह कहा गया है कि राष्ट्रपति का निर्वाचन मंडल के बारे में बात की है। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होगा, कैसे नहीं, मतलब राष्ट्रपति जी के चुनाव में कौन कौन मत दे सकता है, मतलब वोट कौन कौन व्यक्ति दे सकते हैं, इस बारे में बात की। जो अभी हमने हाल इस पॉइंट लिखा था कि राष्ट्रपति का पद अमेरिका के संविधान से, लेकिन राष्ट्रपति के जो चुनाव प्रक्रिया होगी, या कह सकते हैं कौन कौन मत दे सकता है, कैसे मत दिया जाएगा, ये प्रक्रिया जो है वो हमने कहाँ से ली है? ब्रिटेन के संविधान से। तो याद रखें, राष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल होता है ये कैसा होता है, मतलब राष्ट्रपति का चुनाव कैसे होता है, तो याद रखें अप्रत्यक्ष रूप से होता है। ठीक है ना, अप्रत्यक्ष रूप से इसका चुनाव होता है। क्या होता है? अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, ठीक, राष्ट्रपति को हम लोग वोट देने जाते हैं क्या? नहीं ना। तो जिसमें हम लोगों को अंगूठा कह सकते हैं कि जिसमें हम लोग वोट देने जाएं वो प्रत्यक्ष चुनाव, जिसमें हम वोट नहीं देते हैं वो अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। सीधी सी बात, कोई भी चुनाव हो, जिसमें हम वोट नहीं देंगे वो अप्रत्यक्ष होगा, जिसमें हम वोट डालने जाएंगे वो प्रत्यक्ष चुनाव होगा। बस इतनी बातों को आप याद रखेंगे, आपको कहीं भी दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, तो नोट करके चलें। राष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। अब बात आपको ये करनी है कि राष्ट्रपति के निर्वाचन मंडल की व्यवस्था कहाँ से ली गई है, तो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है। कहाँ से ली गई है? ब्रिटेन के संविधान से ये चीज़ ली गई है। ठीक है, याद रखें। अगर आपसे कोई कहता है कि ब्रिटेन का संविधान तो अलिखित संविधान है, अलिखित संविधान है, देखिए भाई साहब, अलिखित तो है, मानते हैं बात को कि लिखा नहीं, लेकिन लिखा रखा है, लेकिन उन्होंने एक पर्टिकुलर नाम नहीं दिया अपने संविधान को। जैसे हमने अपने संविधान को लिख दें और उसमें नाम न दे कि भारतीय संविधान, लिखा रखा है, सब कुछ है उनके पास, लेकिन बस वो एक पर्टिकुलर उसको नाम नहीं दे रहे हैं कि ये हमारा संविधान है। इसलिए इसे आस्था है, कह सकते हैं अलिखित संविधान माना जाता है। किसे? ये ब्रिटेन के संविधान को। ठीक है, लिखा रखा है, सब कुछ है, पर्टिकुलर नाम नहीं दे रहे हैं वो, लेकिन हमने अपने संविधान को नाम दे दिया है कि भारतीय संविधान, है ना। तो इतने पॉइंट नोट करें, फिर इसके बाद हम बताते हैं कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट डाल सकता है। हम नहीं डाल सकते तो कौन कौन डालता है उनके बारे में बात करेंगे हम लोग। ठीक है, तो नोट करें इसको तुरंत, ठीक, स्क्रीनशॉट लें या जो भी हो। चलिए देखें, अब हम लोग अगर बात करते हैं राष्ट्रपति जी के बारे में कि राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन वोट दे सकता है, ये बात देखें तो याद रखें, सबसे पहले राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन कौन वोट दे सकता है। तो देखें, सबसे पहले लिखना आपको लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य ही भाग ले सकेंगे। निर्वाचित सदस्य वोट डालते हैं किसके? लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। दूसरा,
राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य वोट डालेंगे। ठीक, फिर आपसे तीसरा पॉइंट ये है कि सभी राज्यों की विधानसभाओं के केवल निर्वाचित सदस्य, क्या है, केवल निर्वाचित सदस्य क्या है, वोट डालेंगे। ठीक, बात समझ में आई। मतलब लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के केवल निर्वाचित सदस्य और सभी राज्यों की विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य ही केवल वोट डाल सकते हैं। अन्य कोई भी व्यक्ति यहाँ वोट डालने नहीं आएगा। और चौथा पॉइंट और सुनिए, कौन डाल सकता है। तो कहने का मतलब है कि जो आपके केंद्र शासित प्रदेश होते हैं, केंद्र शासित प्रदेश, क्या सभी केंद्र शासित प्रदेश वोट डालते हैं? नहीं। 3 केंद्र शासित प्रदेश हैं जिन्हें वोट डालने की अनुमति दी जाती है राष्ट्रपति के चुनाव में। तो कौन कौन है, याद रखें। एक तो आपका जम्मू कश्मीर बन गया है। जम्मू कश्मीर के सदस्य जो हैं वो क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं। इसके बाद में दिल्ली के सदस्य क्या कर सकते हैं, वोट डाल सकते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में। इसके बाद जो आपका पांडिचेरी होता है, पांडिचेरी के सदस्य भी राष्ट्रपति के निर्वाचन में वोट डाल सकते हैं। समझ में आई बात है? समझ गए कौन कौन डाल सकता है? लोकसभा के केवल निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, केवल निर्वाचित सदस्य है। केवल क्यों लगाया गया है कि वो सदस्य जो केवल चुनाव लड़के या जीत करके आए हैं केवल वही वोट डालेंगे, ना कि राष्ट्रपति ने मनोनीत किया हुआ हो या नॉमिनेटेड किया हो वो सदस्य यहाँ नहीं आएंगे। समझ में आई बात? तो वो सदस्यों को स्थान नहीं दिया जाता यहाँ। अब उन्हीं के बारे में हम लोग चर्चा करते हैं। पहले इतना नोट करें, फिर इसके बाद बताते हैं कि कौन कौन वोट नहीं दे सकता है, उसके बारे में अब हम चर्चा करने वाले हैं। तो इसको नोट करें फिर बताते हैं। हो गया होगा। देखिए अब हम लोग बात क्या कर रहे हैं कि कौन कौन वोट नहीं दे सकता, इसके बारे में बात कर रहे हैं। ठीक, तो एक एक बात को लेकर के चलेंगे और एक एक पॉइंट को पढ़ेंगे। देखिए जरा अब क्या मिलता है। मतलब आपको ये नोट पॉइंट करके लिखना है कि क्या कौन कौन व्यक्ति वोट नहीं दे सकते। ये आपसे क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है कि कौन वोट नहीं दे सकता, ये याद रखें। तो कौन नहीं दे सकता वो याद रखना आपको। सबसे पहले आपको लिखना है कि लोकसभा के मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे। मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, मतलब ये वोट नहीं डाल सकते। ठीक, अब इसके बाद आपको दूसरा पॉइंट कि जो राज्यसभा के मनोनीत सदस्य होते हैं, मतलब राष्ट्रपति भी यहाँ राज्यसभा में मनोनीत करता है, तो ये सदस्य भी भाग नहीं ले सकते। राष्ट्रपति लोकसभा में 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत करता है। और ये जो 2 सदस्य मनोनीत करता है वो आर्टिकल 331 के तहत करता है। ये कैसे सदस्य होते हैं, तो ये एंग्लो इंडियन होते हैं। कैसे होते हैं? एंग्लो इंडियन, या इन्हीं को हम आंग्ल भारतीय के सदस्यों के नाम से भी जानते हैं। ठीक, फिर इसके बाद में जो 12 सदस्य होते हैं ये आपके किसी भी समाज सेवी संस्था से हो सकते हैं, मतलब जो समाज का उत्थान करने में लगी हो, मतलब गरीबों को कपड़ा, खाना या कई अन्य प्रकार की चीज़ें उपलब्ध करा रही हो, तो वो एक समाज सेवी संस्था कहलाती है। और उसी के एक जो प्रमुख व्यक्ति होता है वहाँ से राष्ट्रपति इसे नॉमिनेटेड कर सकता है। मतलब ये चुनाव नहीं लड़ेगा और सीधा का सीधा सांसद बन जाता है। तो भाई राष्ट्रपति अपने मन की इच्छा के अनुसार मनोनीत करता है। अगर हम इन लोगों को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने दें तो ये बर हमेशा राष्ट्रपति के ही पक्ष में वोट डालेंगे। क्यों? क्योंकि राष्ट्रपति ही इन्हें मनोनीत करता है ना। अगर ये नहीं डालेंगे तो वो फिर इन्हें मनोनीत ही नहीं करेगा, तो इसलिए इन्हें रोका जाता है। ठीक, बात समझ में आई? तो ये मतलब नहीं वोट डाल सकते हैं कौन? राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के मनोनीत सदस्य, और तीसरा
जो सभी राज्यों की विधानसभाओं में मनोनीत सदस्य किए जाते हैं, सभी राज्यों की विधानसभाओं के मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं। मनोनीत सदस्य भाग नहीं ले सकते हैं, सदस्य भाग नहीं लेंगे। ठीक, कहाँ नहीं लेंगे? राष्ट्रपति के चुनाव में। ठीक, अगला पॉइंट चौथा, कि किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं ले सकते। समझ में आई बात? जो आपकी विधान परिषद होती है, उस विधान परिषद का कोई भी सदस्य भाग नहीं ले सकता। विधान परिषद के कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा, कोई भी सदस्य भाग नहीं लेगा। किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में। विधान परिषद का कोई भी कैंडिडेट भाग नहीं लेता, जबकि विधानसभा के भाग तो लेते हैं, लेकिन मनोनीत नहीं लेते हैं, निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं। ठीक, समझ में आई बात? अब समझें और कौन नहीं लेता है। ठीक है, देखिए जरा और एक पॉइंट है कि मान के चलें आपके ये सदस्य भाग नहीं लेंगे, मतलब मनोनीत सदस्य भाग नहीं लेंगे, और आपकी किसी भी राज्य की विधान परिषद के सदस्य भाग नहीं लेंगे। और मान के चलिए जिस समय राष्ट्रपति का चुनाव हुआ, उसी समय किसी भी राज्य की विधानसभा विघटित हो गई, मतलब उसका कार्यकाल पूरा हो गया, मतलब सरकार गिर गई उस राज्य की, तो वहां के निर्वाचित सदस्य भी भाग नहीं लेंगे राष्ट्रपति के चुनाव में। मान के चलिए जिस समय राष्ट्रपति जी का चुनाव था और उसी समय उत्तर प्रदेश की विधानसभा भंग हो गई, तो मुख्यमंत्री हट गए हैं, अब कोई है ही नहीं, तो इसका मतलब है कि वो जो विधायक थे उनका भी पद खत्म हो गया, तो अब वो भी भाग नहीं ले सकते हैं। ठीक, किसमें? राष्ट्रपति के चुनाव में वोट नहीं डाल सकते वो भी। तो नोट करना है कि किसी भी राज्य की विधानसभा के सदस्य भाग नहीं लेंगे जब इस विधानसभा का विघटन हो जाता है, जब इस विधानसभा का विघटन हो जाता है। समझ में आई बात? विघटन हो जाता है। ठीक, तो उस समय क्या है? नहीं लेना है आपको। ठीक, इतना आपको नोट करना है, पॉइंट याद करना। मतलब मान के चलिए कि उस समय हम लोग कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जी का चुनाव था और उसी समय कोई कारणवश या मान के चलिए कार्यकाल हो गया पूरा विधानसभा का, तो राष्ट्रपति जी के चुनाव के दौरान ही ये राज्यसभा मतलब विधानसभा भंग हो गई, तो क्या चुनाव में ये वोट डाल पाएंगे? नहीं डाल पाएंगे, क्योंकि इनके विधायक का जो कार्यकाल होता है वो खत्म हो जाता है। तो जो नई गठित की जाएगी अब होगी। लेकिन राष्ट्रपति इसको लेकर के कोई सीट खाली है विधानसभा की, तो उसको लेकर के न्यायालय नहीं जा सकता है। ठीक है, याद रखें। तो नोट करें इसको, फिर आगे चलते हैं। चले भाई, हो गया होगा नोट। देखें, अब ये आपका 54 आर्टिकल कंप्लीट हो गया। आप 56 आर्टिकल को देखते हैं। 56 आर्टिकल में क्या है? देखें, आर्टिकल 56 कहाँ, 55 है ना, मतलब अनुच्छेद 55 में हम देखते हैं कि क्या क्या है। देखिए 55 में क्या है। आपको 55 में ये देखेंगे कि राष्ट्रपति की निर्वाचन प्रक्रिया को बताया गया है। निर्वाचन प्रक्रिया को बताया गया है, मतलब वहां पर ये बताया था कि कौन व्यक्ति वोट डाल सकता है,
लेकिन अब यहाँ पर बताया गया कि राष्ट्रपति को किस तरीके से चुना जाएगा, ये बताया गया। मतलब चुनने की प्रक्रिया कैसी होगी उसके बारे में बताया गया है। ठीक, समझ गए। तो देखिए जो राष्ट्रपति का चुनाव होता है वो कैसे होता है इसके बारे में समझें। राष्ट्रपति का चुनाव हमने बताया कैसे होता है, अप्रत्यक्ष होता है। अप्रत्यक्ष होता है मतलब हम वोट डालने नहीं जाते हैं। ठीक, लेकिन आप देखना राष्ट्रपति की चुनाव जो होता है एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व कोटा पद्धति के तहत होता है। कोटा पद्धति के तहत राष्ट्रपति को चुना जाता है। ठीक, बात समझ में। ये देखिए सभी जगह मिलता है ये प्रक्रिया, ये सभी जगह वहां मिलती है जिनका चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होगा, वहां पर ये प्रक्रिया लागू होती है। चाहे राज्यसभा का चुनाव हो तो राज्यसभा के चुनाव में हम लोग भाग नहीं लेते हैं। अगर हम बात करें विधान परिषद की तो विधान परिषद के चुनाव में भी हम भाग नहीं लेते हैं। तो वहां पर भी एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली लागू की जाती है। समझ में आई बात? कैसी होती है ये प्रणाली? आप लोगों ने केवल नाम सुना होगा, लेकिन इसके बारे में बताया किसी ने नहीं होगा आपको आज दिन तक कि एकल संक्रमणी प्रक्रिया जो होती है वो कैसी होती है, क्या कैसे वोटिंग की जाती है, क्यों इसका नाम है ये। तो इसके बारे में हम आपको एक एक चीज़ बताएंगे, लेकिन आपका फ़र्ज भी बनता है क्या कि आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। ठीक, तो समझें आप एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली होती क्या है। और ये भी याद रखना है कि भाई जिनका अप्रत्यक्ष चुनाव होता है उनमें यह प्रक्रिया लागू होती है। उपराष्ट्रपति का चुनाव देखेंगे कैसे होता है, वो भी तो अप्रत्यक्ष होता है कि नहीं? तो उसमें भी प्रतिनिधित्व प्रणाली लगती है। तो समझे इसके बारे में क्या होता है। देखिए पहले इसको नोट करेंगे, मतलब इसको नोट कर लो, मतलब मिटाल करके बताते हैं। देखें जरा क्या होती है ये पद्धति। देखिए जैसे हमने ये देखा कि 4 प्रतिनिधि राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े। ठीक, मान के चलिए ये 4 प्रतिनिधि खड़े हो गए चुनाव में। ठीक, अब इसमें राष्ट्रपति के चुनाव में सांसद और विधायक वोट डालने जाते हैं, बिल्कुल। तो यही प्रक्रिया जो होती है वो अनुपातिक मतलब एकल संक्रमणी अनुपातिक प्रक्रिया कहलाती है। तो होता क्या है, मान के चलिए ये 4 उम्मीदवार राष्ट्रपति के चुनाव में खड़े हुए। तो अब अगर वोट डालने जाएंगे हम मान के चलिए एक बार सपोज करिए कि हम सांसद हैं और हम वोट डालने जाते हैं। तो इनका नाम है ए, इनका नाम है बी, इनका नाम है सी, इनका नाम है डी। तो हम चाहते कि हमारा बी कैंडिडेट जीते, तो हम अपने वोट किसको देंगे? बी को। तो हम सबसे पहले बटन दबाएंगे किसकी? बी की दबाएंगे। लेकिन हमें दबानी चारों पड़ेंगी, याद रखें। लेकिन जिसको आप सबसे पहले देना चाहते हैं उसकी बटन आप पहले दबाएंगे। ठीक है, याद रखें। तो हमने पहले बी को दबाया, मतलब 1 नंबर हमने बी को दिया, दूसरा नंबर हमने बी ए को दिया कि ए भी भैया जीत जाए, तीसरे नंबर पर सी को दिया और चौथा नंबर हमने डी को दे दिया ये लास्ट में, क्योंकि हमें बटनें चारों दबानी है। लेकिन वरीयता क्रम में ये किया जाता है, इसीलिए इसका नाम क्या है? एकल संक्रमणी। तो प्रतिनिधित्व अनुपातिक मतलब अनुपात में ये वोटिंग की जाएगी और प्रतिनिधित्व सभी को दिया जाएगा। हमने सबसे पहले इसको दिया, अब आप वोटिंग करने आएंगे तो आप क्या सोचेंगे कि भैया हम तो सी को जिताएंगे, तो आपने सी को यहाँ दिया। फिर आप चाहते हैं कि डी जीते तो 2 नंबर यहाँ दे दिया, सी को दे दिया तीसरा, बी को दे दिया तीसरा और सी को दे दिया चौथा। ठीक, अब मान के चलिए कोई भी और पर्सन आया, वो चाहता है कि पहले बी जीते, फिर हम 2 इसको जिताएंगे, तीसरा हम इसको जिताएंगे और चौथा हम इसको जिताएंगे।
तो अब काउंटिंग ये होती है, अब अगर चौथा व्यक्ति आता है तो वो चाहता है कि 4 ई पर हम इसे देंगे और 1 पर हम बी को देना चाहते हैं, 2 पर हम इसको देना चाहते हैं और 3 को हम इस पर देना चाहते हैं। तो देखिए सबसे पहले नंबर किसकी ज़्यादा वोटिंग हुई है, पहले सबसे ज़्यादा किस बटन को दबाया गया। तो देखिए सबसे पहली बार बी को दबाया गया है, तो ये कैंडिडेट क्या होगा, जीत जाता है। और कोटा पद्धति क्या होती है कि अगर इन चारों में से किसी को भी 50% वोट नहीं मिले, ठीक है, अगर नहीं मिले तो जिस व्यक्ति को सबसे लास्ट में वोटिंग होगी तो उसकी उठा करके उस कोटे में डाल दी जाएगी जो सबसे आगे होगा। मतलब ये 4 नंबर पे ज़्यादा चल रहा था तो इसके पास तो थी ही नहीं, मतलब ये तो हारने ही वाला था क्योंकि सभी ने इसे लास्ट में वोट किया था। तो इसके वोट उठा करके जो जीत रहा होता है, सबसे आगे होता है, उस व्यक्ति को दे दिया जाता है, ठीक। तो ये व्यक्ति क्या होता है, जीत जाता है। और यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, एकल संक्रमी आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली कहलाती है। समझ में आई बात? आपको आज दिन तक किसी ने नहीं समझाया होगा कि होती क्या है। पढ़ाया सबने होता है, ये पॉइंट भी लिखा देते हैं सारे टीचर, लेकिन बताते नहीं कि ये होती क्या है प्रक्रिया, ठीक। अगर अभी भी आपको समझ में नहीं आ रही तो आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें कि सर हमें समझ में नहीं आई, तो हम अगले वीडियो में आपको अवश्य बताएंगे इसके बारे में कि कैसे और होता है, ठीक है। जहाँ तक मेरा मानना है कि समझ में आ गया होगा, अब आपको इससे ज़्यादा कोई समझाने की ज़रूरत है नहीं, ठीक है। तो इसको नोट करें, फिर देखते हैं आगे क्या सीन है। चलिए भाई, अब आर्टिकल 55 हो गया। अब हम लोग बात करने वाले हैं 56 की, ठीक है। समझ में आ गई ये प्रक्रिया? हाँ, अच्छे से समझनी थी। चलिए भाई, आर्टिकल अब हम लोग 56 के बारे में पढ़ेंगे कि आर्टिकल 56 बताता क्या है, इसके बारे में हम लोग पढ़ रहे हैं। देखिए आर्टिकल 56 की अगर हम पहुंचते हैं वहां पर, तो आर्टिकल 56 क्या कहता है उसके बारे में समझे आप। आर्टिकल 56 जो होता है वो ये बताता है कि राष्ट्रपति की पदावधि के बारे में बताया जाता है। पदावधि बताई जाती है, पदावधि के बारे में बताया जाता है, ठीक। कहने का मतलब है कि राष्ट्रपति अपने पद पर कब कितनी अवधि तक रहेगा वो चीजें बताएगी। तो याद रखें दोस्त, राष्ट्रपति जो होता है उसका कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। मतलब राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है कि नहीं? समझ रहे बात को? तो हम ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति अपने पद पर 5 वर्ष तक रह सकता है। कब तक रह सकता है? 5 वर्ष तक ये अपने पद पर रह सकता है। लेकिन अगर मान के चलिए राष्ट्रपति नहीं है, तो फिर राष्ट्रपति नहीं है तो फिर क्या है? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। कौन करेगा? उपराष्ट्रपति कार्य करेगा। किसके? राष्ट्रपति का, ठीक। अगर उपराष्ट्रपति भी नहीं है तो फिर कौन करेगा? तो फिर जो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश होगा, कौन होगा? सर्वोच्च न्यायालय का या सुप्रीम कोर्ट का जो मुख्य न्यायाधीश होगा, मुख्य न्यायाधीश, वो इसके कार्यों का निर्वहन करेगा। किसके? राष्ट्रपति का। अगर सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश भी नहीं है तो अन्य तो होंगे, तो जो अन्य न्यायाधीश होंगे उनमें वरिष्ठ न्यायाधीश को राष्ट्रपति के रूप में चुन लिया जाएगा। और ये व्यक्ति केवल 6 माह तक ही राष्ट्रपति के पद पर रह सकता है। 6 महीने के बाद यहाँ पर क्या होगा? चुनाव कराया जाएगा और राष्ट्रपति का चुनाव होगा फिर, ठीक। बात समझ में आई? तो इतनी सारी चीज़ें थी जो राष्ट्रपति के चुनाव से रिलेटेड थी। मतलब राष्ट्रपति की पदावधि कब तक है,
इसके बारे में बात की हमने और सारी चर्चाएं बहुत सारी की। तो पहले इतना नोट करें, फिर और कुछ बताते हैं, अभी चलते हैं, ठीक है। हो गया नोट, चले देखें जरा। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि राष्ट्रपति जो होता है वो अपने पद ग्रहण की तिथि से 5 वर्ष तक अपने पद पर रह सकता है। लेकिन हाँ, एक चीज़ याद रखें, अगर मान के चलिए राष्ट्रपति जी ने अपने पद पर रहते हुए, हमने बताया था संविधान मतलब राष्ट्रपति किसकी शपथ लेता है? संविधान की। किसकी? संविधान की शपथ लेता है, ना कि अपने पद की शपथ लेता है। और प्रधानमंत्री वगैरह जो होते हैं वो अपनी पद की और गोपनीयता की शपथ लेते हैं, ठीक है, याद रखें। अब हम बात करें कि राष्ट्रपति अपने पद पर रहते हुए, अपने पद पर रहते हुए संविधान का अतिक्रमण करते हैं। संविधान का अतिक्रमण करते हैं। अतिक्रमण का मतलब होता है कि संविधान का उल्लंघन करते हैं या भ्रष्टाचार करते हैं, भ्रष्टाचार में लिप्त पाए जाते हैं। तो इन्हें हटाने की जो प्रक्रिया है वो आर्टिकल 56 के वन के का में की गई है, ठीक, बात समझ में आई। और कैसी प्रक्रिया के तहत हटाते हैं तो ये बताया गया कि महाभियोग जो प्रक्रिया होती है, इस महाभियोग प्रक्रिया के द्वारा क्या करते हैं, हम इसे हटा सकते हैं, ठीक। और जो महाभियोग प्रक्रिया है इसका उल्लेख जो है वो आर्टिकल 61 में किया गया। देखिए ये क्वेश्चन कई बार भ्रमित करता है। क्या भ्रमित करता है? समझे। भ्रमित ये करता है कि राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत हटाते हैं। अगर राष्ट्रपति को हटाने की बात आती है तो हम देखो 56 के फर्स्ट के का के तहत हटाते हैं राष्ट्रपति को। लेकिन अगर आपसे कहता है कि महाभियोग प्रक्रिया का उल्लेख किस आर्टिकल में है तो वो 61 में है। समझ में आई बात। और बच्चे क्या करते हैं, कहते हैं कि राष्ट्रपति को हटाने की, राष्ट्रपति को किस आर्टिकल के तहत हटाया जाता है तो तुरंत 61 लिख देते हैं। देखिए आर्टिकल वो 61 ये बताता है कि महाभियोग प्रक्रिया कैसी होती है, कैसे लगाई जाती है, इसके बारे में बताता है 61 आर्टिकल। लेकिन आर्टिकल 56 के फर्स्ट के का के तहत हम राष्ट्रपति को हटा सकते हैं अगर कोई कदाचार में लिप्त में पाया जाता है या भ्रष्टाचार करता है या संविधान का अतिक्रमण करता है तो हम इसे बेशक हटा सकते हैं, ठीक। और जो महाभियोग प्रक्रिया होती है इसके तहत हटाया जाता है, ठीक। तो ये बात ना करें आप कि उल्टा सीधा आंसर लगा दें। हटाया जाता है 56 के तहत, लेकिन हटाने की प्रक्रिया का उल्लेख जो है वो 61 में है, ठीक है। तो मित्र आज के लिए हम लोग इतना ही रखेंगे। तो चैनल को क्या करें, आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। आशा करते हैं आप लोग सभी अच्छे रहेंगे और अच्छे से दिनचर्या को बिताएंगे। तो सब्सक्राइब लाइक करना ना भूलें। थैंक यू, धन्यवाद, जिंदाबाद और जय हिंद।